Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे चार धाम प्रोजेक्ट्स हिमालयन ब्लंडर्स के बारे में. नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट द टेम्परेचर वेरिएशन स्टडी, जिसे किया गया है चास्टे इंस्ट्रूमेंट, जिसको डेवलप किया था विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट और इसरो के द्वारा. नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट द डेंगू वैक्सीन, जो कि इंडिया में डेवलप हो रही है. साथ ही हम बात करेंगे आर्टिकल 35A, जिसके ऊपर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं कि किस तरीके से ये बाकी लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है. एंड लास्टली वील बी डिस्कसिंग अबाउट द आदित्य L1, जो कि इंडिया का सन ऑब्जर्वेशन स्पेस क्राफ्ट है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज़. देखिए, बहुत अच्छा आर्टिकल है. कहीं ना कहीं एक क्रिटिकली रोड प्रोजेक्ट जो चार धाम महामार्ग विकास परियोजना है, उसको लेकर यहाँ पर कुछ बहुत सारी टेक्निकल बातें की गई हैं. जब आप हिमालयास की बात करते हैं, अपने आप में मैग्निफिसेंट एरिया है, लेकिन लगातार होते जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो आपको देखने मिल रहे हैं. और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हुए इंसिडेंट से समझ में आएगा, जिसमें जो नेचुरल इंसिडेंट्स थे उनको इग्नोर किया गया है और उसी के परिणाम स्वरूप बहुत बड़े बड़े डिज़ास्टर यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं. अगर हम बात करें चार धाम विकास परियोजना की, तो 2016 में एक परियोजना यहाँ पर शुरू की गई थी, जिसमें हमारे चारों धाम जो हैं उन्हें जोड़ने के बारे में बात की जा रही थी. एज यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर, दीज आर द 4 एरियाज: यमुनोत्री, गंगोत्री, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग. ये पूरा सेंटर जो आप देख रहे हैं, इसको जोड़ने की यहाँ बातें चल रही हैं. चलिए वापस आर्टिकल पे बात करते हैं. तो देखिए, 2016 में एक 900 किलोमीटर, आप देखेंगे 900 किलोमीटर का एक रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाया जा रहा है, जिसे चार धाम महामार्ग विकास परियोजना कहा जाता है, जिसे लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में. कारण चारों धामों की यहाँ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना. यहाँ पर अब जब इस प्रोजेक्ट को किया जा रहा है, तो आप देखेंगे इसकी वजह से जो मैक्सिमम एरिया है गढ़वाल रीजन के आसपास का एरिया है, उत्तराखंड के आसपास का एरिया है, यहाँ पर लाखों की मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है, एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया जा रहा है. ह्यूमन और एनिमल लाइफ्स जिसकी वजह से आप देखेंगे डेंजर में आ रही हैं. अदर देन दैट आप देखेंगे जो टॉप सॉइल है, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली फर्टाइल, उसको भी यहाँ पर डैमेज कॉज हो चुका है. इसी की वजह से आप देखेंगे जो ये प्रोजेक्ट है, ये 100 किलोमीटर से भी बड़े एरिया में एनवायरमेंटल क्लियरेंस को अलाउ कर रहा है. अब इतना जो ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, आप देखेंगे इसकी वजह से टूरिज़्म बढ़ जाएगा. टूरिज़्म बढ़ने की वजह से आपको लैंडस्लाइड या दूसरी जो दुर्घटनाएं हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगी. इस प्रोजेक्ट की अगर अपन बात करें, तो इसको लगभग 53 स्मॉल प्रोजेक्ट्स में बांटा गया है, और सभी कहीं ना कहीं 100 किलोमीटर के आसपास का लॉन्ग पैसेज यहाँ पर क्रिएट करेंगे. डेंस फॉरेस्ट का यहाँ पर कटना, चंबा, अगरखाल, मालथेन, शिवपुरी, रुद्रप्रयाग, चमोली जैसी जितनी भी प्रोन एरिया हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर किया जा रहा है. और साथ ही सबसे बड़ी समस्या आपको देखने मिलेगी, विच इज़ दी भागीरथी इको सेंसिटिव जोन. भागीरथी इको सेंसिटिव जोन यहाँ पर एक नेचुरल फ्री फ्लो एरिया है, जो कि गंगा नदी के लेफ्ट में आपको देखने मिलेगा. इसको प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर कर दिया गया था 2012 में अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ऐसे में जो चार धाम महामार्ग विकास परियोजना है, ये कहीं ना कहीं इस पर भी आपको इम्पैक्ट डालती हुई नज़र आएगी. क्यों? क्योंकि आप बात करेंगे कि ये जितना भी एरिया है, ये अपने आप में एक कार्बन न्यूट्रल एरिया क्रिएट कर देता है, जहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन पूलिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ द डेंस फॉरेस्ट. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द चार धाम महामार्ग विकास परियोजना. देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना की बात करें तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो कि रोड कनेक्टिविटी को गढ़वाल रीजन में, कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड में इम्प्रूव करने की बात कर रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य है जो हिंदू पिलग्रिम साइट्स हैं, जो चार धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन पर एक ग्रेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना. साथ ही इस प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे 2016 में किया गया था. 900 किलोमीटर का जो रोड अपग्रेडेशन है और वाइडनिंग है, वो काम यहाँ पर किया जा रहा है. साथ ही यहाँ पर डबल लेन जो
एरिया है, डबल लेन रोड्स, उनको बढ़ाने की भी बात की जा रही है। देखिए लगभग 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बनने वाला ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसे PWD बोला जाता है, BRO और नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलजुल कर क्लियर किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंस मैंने आपको बताई है कि इसकी इम्पॉर्टेंस किस तरीके से हो जाती है। चारधाम पिलग्रिम अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं NH 125 को भी वाइडनिंग करने की बात कर रहा है, जो आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक रूट प्रोवाइड कर देता है। अगर हम एनवायरनमेंट कंसर्न्स की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 690 हेक्टेयर के फॉरेस्ट को और लगभग 55,000 से ज़्यादा ट्रीज़ को यहाँ पर ख़राब कर रहा है। 20 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ टॉप सॉइल भी यहाँ पर इसकी वजह से आपको डैमेज देखने के लिए मिल गई है। अदर देन दैट बहुत सारी इंपॉर्टेंट बर्ड्स, जिसमें से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बर्ड का नाम देखने मिलेगा, कालेज फीसांत, जिसको शेड्यूल 1 में यहाँ पर रखा गया है। वल्चर्स की आप बात करेंगे, एंडेंजर्ड गोल्डन फिश महाशीर की बात करेंगे, वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ इम्पैक्ट होने वाली हैं। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के बारे में। देखिए इस एरिया को एक प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है 2012 में। गढ़वाल रीजन उत्तराखंड में ये सिचुएटेड हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें तो उन्होंने एक गेजेटेड नोटिफिकेशन के द्वारा इसे एक प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया है। ये जो नोटिफिकेशन है ये डेजिग्नेट करता है जितना भी वाटरशेड एरिया है भागीरथी नदी के आसपास, जो कि लगभग 180 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। गोमुख से लेकर उत्तरकाशी तक ये पूरा का पूरा इको सेंसिटिव जोन की कैटेगरी में आ जाता है। अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था जो फ्रेजाइल हिमालयन रीजन है, नदी के आसपास का क्षेत्र है, लोकल कम्युनिटीज़ का जो क्षेत्र है, इसको इको फ्रेंडली डेवलपमेंट या लाइवलीहुड के लिए एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इसी के साथ बात कर लेते हैं भागीरथी नदी के बारे में। तो भागीरथी का जो ओरिजिन है ये गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख के पास लगभग 3,892 मीटर की ऊंचाई से देखने के लिए मिलता है। ये गढ़वाल रीजन से होती हुई उत्तराखंड से साउथ की डायरेक्शन में मूव करती हुई अलकनंदा नदी से मिल जाती है देवप्रयाग में, और यहीं से ये बन जाती है भागीरथी, और अलकनंदा का देवप्रयाग में मिलन ही कहलाता है गंगा नदी। भागीरथी रिवर की बात करें तो लगभग 205 किलोमीटर की लेंथ के साथ ये बहती हुई पूरी अलकनंदा नदी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। भागीरथी की बात करें तो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जैसे जड़गंगा, केदार गंगा, भिलान गंगा जैसी नदी इसको बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर भरपूर मात्रा में प्रोवाइड करती हैं। चलिए मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हम बात करने वाले हैं, इसरो ने रिलीज़ कर दिया एक ग्राफ टेम्परेचर जो कि टॉप सॉइल जो लूनर साउथ पोल की है उसमें बहुत ज़्यादा आए हुए वेरिएशंस के बारे में चर्चा करेगा। चलिए डिटेल में समझ लेते हैं आर्टिकल। इसरो ने एक टेम्परेचर वेरिएशन डेटा यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है फ्रॉम दी चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा। चलिए थर्मोफिजिकल चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो ये इसको डेजिग्नेट किया जा रहा है कि ये टेम्परेचर वेरिएशंस जो मून के सरफेस पे हैं उनको 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तक की गहराई तक देख सकता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे डेवलप किया गया है इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के द्वारा। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, CHASTE एक टेम्परेचर प्रोब है जिसका काम है लूनर सरफेस के अंदर 10 सेंटीमीटर तक की गहराई में जाकर जो सॉइल का स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग्स की बात करें तो CHASTE ने मेजर किया है जो टेम्परेचर प्रोफाइल है लूनर टॉप सॉइल की अराउंड द मून साउथ पोल, ये जानने के लिए कि यहाँ का थर्मल बिहेवियर कैसा देखने के लिए मिलेगा। ये जो डेटा है ये बताता है जो टेम्परेचर वेरिएशन है बिटवीन द मून सरफेस एंड दी बिलो 8 सेंटीमीटर इट इज़ डिफरेंट। CHASTE के डेटा की अगर हम बात करें तो ये इंडिकेट करता है कि मून का सरफेस, आप पहले तो इस डायग्राम को यहाँ देख लीजिए, जो मून का सरफेस है नियर द लैंडर लोकेशन इज़ अराउंड 40 to 50 डिग्री सेल्सियस और जस्ट अंडर 80 सेंटीमीटर बिलो द टेम्परेचर ड्रॉप टू अराउंड -10 डिग्री। तो
तो आप देखिए जो मून की टॉप सॉइल है इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। एक जगह तो आपको 40 से 50 डिग्री का यहाँ पर टेम्परेचर देखने मिलेगा और केवल 8 सेंटीमीटर की गहराई में जो टेम्परेचर है ये माइनस में चला जाएगा। इम्प्लीकेशन की बात करें तो ये जो इम्पॉर्टेंट डेटा है ये कंट्रीब्यूट करेंगे लूनर एक्सप्लोरेशन को मदद करने के लिए। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप CHASTE इंस्ट्रूमेंट को याद रखेंगे। एक टेम्परेचर प्रोब है जो 10 सेंटीमीटर की गहराई तक जो लूनर सॉइल है उसका ये अध्ययन करेगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात की जा रही है डेंगू वैक्सीन की। जो डेंगू इन्फेक्शियस डिसीज़ है इसको लेकर फाइनली एक इफेक्टिव वैक्सीन बनाने की तैयारी ज़ोर शोरों से शुरू हो चुकी है। इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो जो डेंगू का स्प्रेड है वो लगभग 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में 2001 से लेकर 22 में लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले साल की बात करें अगर हम तो लद्दाख जो कि अनटच था, अभी तक यहाँ पर भी 2 केसेस ऐसे देखने मिल गए हैं जिनमें डेंगू के डेटा आए हैं। रिसेंट जो डेटा हमारे पास आया है उसके हिसाब से लगभग 31,000 लोग यहाँ पर डेंगू से सफ़र कर रहे हैं, जिसमें से 36 या 40 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि व्हाट आर द मल्टीपल एफर्ट्स जो हमने लिए हैं अभी तक डेंगू के लिए। देखिए इंडिया एक एक्टिवली परस्यू कर रहा है वैक्सीन डेवलपमेंट को, जिसमें मॉस्किटो बॉर्न जो डिसीजेज़ हैं, चाहे आप डेंगू की बात करें, मलेरिया की बात करें, इनको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। वैक्सीन कैंडिडेट्स इन ह्यूमन ट्रायल्स इन इंडिया की अगर हम बात करें तो पैनेंस बायोटेक वैक्सीन it is being developed using weakening version of 4 dengue stereotypes by US National Institute of Allergy and Infectious Disease, जिनके जेनेटिक कोड DENV1, DENV3, DENV4 यहाँ पर है। इनको मॉडिफाई किया गया ताकि यहाँ पर एक इफेक्टिव वैक्सीन तैयार की जा सके। फेज़ 1 और 2 की बात करें तो इसने 100 हेल्थी एडल्ट्स को यहाँ पर लिया और कोई भी सीवियर एडवर्स इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिला। लगभग 75% जो पार्टिसिपेंट थे उनको एंटीबॉडीज़ यहाँ पर डेवलप हो गई इन बिकॉज ऑफ दिस। लार्ज फेज़ जो है फेज़ 3 ट्रायल जो दिसंबर यहाँ पर होनी है, उसमें यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 10,000 से भी ज़्यादा हेल्थी एडल्ट्स ने अपने आप को नॉमिनेट करवाया है। अलग अलग जगह पे इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। अगर हम करें सीरम इंस्टीट्यूट और इंडियन वैक्सीन की तो इसको डेवलप किया जा रहा है ऑन दी सेम वीकनिंग वायरस जो कि US के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। इस इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, जो सीरम इंस्टीट्यूट यहाँ पर वैक्सीन बना रहा है, इसका फेस ट्रायल यहाँ पर अभी तक ख़त्म हो चुका है। ये भी सेफ़ और गुड टॉलरेंस इसने यहाँ पर शो किया है। अदर देन दैट अगर हम तीसरे वैक्सीन की बात करें विच इज़ द इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड वैक्सीन, यहाँ पर भी सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो डेंगू वायरस है इसे वीक करके एक एंटीबॉडीज़ तैयार करने का। इसका भी जो फेज़ 1 है उसके ट्रायल यहाँ पर चालू हो चुके हैं और एज ऑफ नाउ अभी तक इससे भी कोई ख़ास नुकसान देखने के लिए नहीं मिले हैं। सो हमने बात करी है 3 वैक्सीन्स के बारे में। फर्स्ट इज़ दी पेनासिया बायोटेक वैक्सीन, दूसरा हमने बात करा है सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन के बारे में, थर्ड वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंडियाज़ इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड वैक्सीन। आगे अगर हम बात करें इंडिजीनियस डेंगू वैक्सीन जो अर्ली डेवलपमेंट हुए हैं वो क्या है, तो देखिए 2 इंडिजीनियस डेंगू वैक्सीन्स को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है विथ सिमिलर स्ट्रैटेजीज़, लेकिन यहाँ पर जो वैक्सीन का टाइप है वो दूसरा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट यहाँ पर एक क्रूशियल लो करेगा, जिसमें एंटीबॉडीज़ का जो लेवल है वो यहाँ पर कम कर दिया जाएगा। ऑलराइट, हालांकि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोवर्सी भी देखने मिली थी, जिसकी वजह से जो प्रीवियसली डेंगू वैक्सीन है उन्हें रोल आउट कर दिया गया और एक नीड महसूस हुई कि हमें एक प्रिसाइज वैक्सीन डिज़ाइन की आवश्यकता है। इसी को लेकर हमें बात करनी होगी वायरस लाइक पार्टिकल वैक्सीन के बारे में। जो EDE के रिस्क थे, चाहे रिसर्च को लेकर हो या उसके आउटकम को लेकर हो, उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको दूर करने के लिए एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी ने ये अप्रोच यहाँ पर दिखाई और उन्होंने एक वायरस लाइक प्रैक्टिकल वैक्सीन यहाँ पर तैयार करने की बात कही है। इन दिस प्री क्लिनिकल टेस्ट ऑन माइस एंड मंकीज़, वैक्सीन ने डेमोन्स्ट्रेट किया है 100% प्रोटेक्शन अगेंस्ट
ऑल द 4 स्टेरियोटाइप ऑफ द डेंगू वैक्सीन, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। हालांकि अभी ह्यूमन ट्रायल्स पेंडिंग है और उसके बाद हमें देखना होगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। सन फार्मास्यूटिकल की कोलैबोरेशन के साथ इस वैक्सीन को यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। इसी के अलावा एक और वैक्सीन है जिसका नाम है डीएनए वैक्सीन अप्रोच, जिसे डेवलप किया जा रहा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। इन्होंने भी क्या किया है, ये कुछ पार्ट्स को यहाँ पर 4 डेंगू वैक्सीन्स के स्टीरियोटाइप्स को यहाँ पर कंबाइन किया है और एक नॉन स्ट्रक्चरल 1 कॉम्पोनेंट यहाँ पर तैयार किया हुआ है, विच इज़ रिजल्टिंग इन अ जेनेटिक सीक्वेंस दैट फॉर्म्स अ डीएनए वैक्सीन कवरिंग ऑल द स्टीरियोटाइप। अगर हम बात करें इस डीएनए वैक्सीन की, तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। रूम टेम्परेचर पे भी इसका रिएक्शन नॉर्मल ही रहा है और अभी तक इसका जो सेफ्टी लेवल है वो भी आपको नॉर्मल ही देखने के लिए मिला है। हालांकि जो रिसर्चर्स हैं वो अभी इस डीएनए वैक्सीन को एक और ऑप्टिमम लेवल पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो क्वेश्चंस कम कि हमने इतनी सारी वैक्सीन्स की बात कर ली है, तो करंट स्टेटस क्या है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट वायरस लाइक जो पार्टिकल वैक्सीन है जिसे सर्व फार्मा के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, अभी तक इसने एनिमल टेस्टिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट हमें दिखाए हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें डीएनए वैक्सीन की, तो इन्होंने भी जो एडीए या मैन्युफैक्चर्ड एफिशिएंसी है उसको यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है। हालांकि इंडिया एक बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है, तो हमें देखना होगा लॉन्ग रन में क्या वैक्सीन्स के रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेंगू के बारे में कि आखिर डेंगू होता क्या है। देखिए, डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शियस डिसीज़ है जिसको कॉज किया जाता है बाय द डेंगू वायरस। प्राइमरली अगर हम बात करें तो ये ट्रांसमिट होती हैं टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एडीज मॉस्किटो। आप याद रखेंगे ये चीज़, ओके। बट इसी के बाद अगर आप बात करें तो डेंगू यहाँ पर प्रेवलेंट करता है सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। सबसे ज़्यादा कॉमनली अगर आप देखेंगे तो अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में आपको एडीज़ मॉस्किटोज सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। डेंगू के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो बहुत सारे सिम्टम्स जैसे हाई फीवर, सीवियर हेडेक, पेन इन द आइज़, जॉइंट मसल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, स्किन रैश जैसी कंडीशंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आगे अगर हम बात करें कि ट्रांसमिशन और लाइफ साइकिल क्या है, तो एंडीज मॉस्किटो इसके प्राइमरी वेक्टर्स कहे जाते हैं, जहाँ पर फीमेल मॉस्किटोज जो होती हैं दे बिकम इन्फेक्टेड बाय बिटिंग ह्यूमन विद एक्टिव डेंगू इन्फेक्शंस। Then this virus replicate in the mosquito's body and can be transmitted to the new human. All right. सो आपको इस तरीके से इसे समझना होगा कि ये पूरी घटना कैसे चल रही है थ्रू दी सब्सिक्वेंट मॉस्किटो बाइट। प्रिवेंशन और कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे मॉस्किटो पॉपुलेशन को कम करना, मॉस्किटो बाइट से एक्सपोजर कम करने की बात की जा रही है। एज ऑफ नाउ अगर क्या हमारे पास कोई वैक्सीन है, तो देखिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट हमारे पास डेंगू को लेकर नहीं है। इसको लेकर जो प्राइमरी मैनेजमेंट है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिसे बोला जाता है, उसको लेकर ही यहाँ पर सिर्फ कार्य किया जा रहा है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करेंगे आर्टिकल 35A, जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि 35A जहाँ पर एक तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों का कहना है कि वो उनके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये दूसरे जो लोग हैं उन सभी के फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पर हनन कर रहा है। ओके, ये एक परमानेंट रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा है जिसको लेकर लगातार चर्चा की जाती है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो जो इस पूरे आर्टिकल के की हाइलाइट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है कि 35A जो कि एक ग्रांट कर रहा है एक्सक्लूसिव राइट एंड द प्रिविलेजेस टू इंडिविजुअल क्लासिफाइड एज द परमानेंट रेसिडेंट, ये कहीं ना कहीं जो बाकी लोग हैं जो देश दुनिया में रह रहे हैं उनके जो राइट्स हैं उसको यहाँ पर हैम्पर कर रहा है। अब ये डिस्कशन क्यों किया जा रहा है, देखिए आर्टिकल जब यहाँ से जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट से हटा दिया गया, स्पेशल प्रोविज़न हटा दिए गए, तभी से लेकर लगातार बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर की गई हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सारी पिटीशंस पे यहाँ पर डिस्कशन करते हुए इन्हें यहाँ पर खारिज किया जा रहा है। अगर हम बात करें परमानेंट रेसिडेंट की, तो ये जो टर्म है परमानेंट रेसिडेंट, ये जम्मू कश्मीर में रेफ़र करती है उन सारे व्यक्तियों को जो हेरिडेटरी तरीके से स्टेट सब्जेक्ट का मैटर है,
एज पर दी 1927। जो क्लासिफिकेशन है ये रिलेवेंट हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम व्हेन जम्मू कश्मीर वॉज प्रिंसली स्टेट प्रायर टू इट्स इंटीग्रेशन इनटू द इंडियन डोमिनियन इन दी 1947। आर्टिकल 35A की अगर हम बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर ऑफ 1954, जिसको रिलीज़ किया गया था बाय देन प्रेसिडेंट अंडर दी फ्रेमवर्क ऑफ दी आर्टिकल 370। ये जो आर्टिकल है ये इस्टेब्लिश कर रहा था इस डिस्टिंक्टिव स्टेटस टू द परमानेंट रेसिडेंट, जिसके हिसाब से जितने भी राइट्स हैं लैंड ओनरशिप को लेकर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को लेकर और जितने भी एजुकेशन और हेल्थ केयर बेनिफिट्स हैं वो केवल और केवल परमानेंट रेसिडेंट को ही देखने के लिए मिलेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि परमानेंट रेसिडेंट्स का पार्ट नहीं है उनको रेफ़र किया जा रहा था नॉन परमानेंट रेसिडेंट। ऐसे में इनको सारे एडवांटेजेस लैंड ओनरशिप, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर से दूर रखा जा रहा था। लीगल एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसको बहुत सिरे से निकालते हुए बोला है कि दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि इससे बाकी लोग, बाकी इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं वो यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड रह रहे हैं। चलिए बात करते हैं व्हाट इज़ आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ पर बहुत सारे परमानेंट रेसिडेंट होने का स्टेटस प्रोवाइड करता है, साथ ही प्रॉपर्टी एक्वायर करना, एम्प्लॉयमेंट लेना, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, स्कॉलरशिप या दूसरे जितने भी असिस्टेंस या वेलफेयर प्रोग्राम हैं उनके लिए एक बेनिफिट यहाँ प्रोवाइड करता है। आगे अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो आर्टिकल 35A को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1954 में थ्रू एन ऑर्डर बाय देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद। इस इंक्लूजन की बात की जाए तो एक ये डिस्कशन था, एक नेगोशिएशन था बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड द जम्मू कश्मीर देन प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला, और इसी कंडीशन पर यहाँ पर आर्टिकल 35A को लाया गया सो दैट जितना भी जो स्टेट सब्जेक्ट है, सिटीजनशिप है, उसको यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जा सके, बिकॉज दिस was the condition that was put forward by the शेख अब्दुल्ला गवर्नमेंट कि इसी शर्त पर ये यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। बात करें अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 के बारे में तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को इशू किया गया था आर्टिकल 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ग्रांट करता है प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी कि वो एक एक्सेप्शन या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टेट सब्जेक्ट। ओके, एक पार्लियामेंट्री रूट बाईपास आप इसे बोल सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन 35A का एक यूजुअल पार्लियामेंट्री रूट है जहां पर एक बाईपास करके कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स को बिना छेड़े हुए एक यहाँ पर स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा सकता है। वहीं आर्टिकल हम 368 क्लॉज I की बात करें तो ये डेजिग्नेट करता है कि केवल और केवल पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो यहाँ पर क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को। नाउ द क्वेश्चंस अराइज वेदर द प्रेसिडेंट एक्टेड बियॉन्ड हिज ज्यूरिसडिक्शन by introducing this article 35A without the parliamentary discussion or what actually happened here. सो ये तो लंबा चर्चा का विषय है, लगातार इस पर डिस्कशन होता रहता है। आपको सिर्फ 35A क्योंकि वो लगातार न्यूज़ में बना हुआ है 1954 का ऑर्डर, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात की जा रही है इसरो टू लॉन्च आदित्य L1 ऑन September 2 टू स्टडी द सन। देखिए आदित्य L1 की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी होगा जो कि स्टडी करने वाला है सन के बारे में। इस स्पेस क्राफ्ट को यहाँ पर 2 सितंबर को श्री हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। अगर हम इसरो की बात करें तो L1 जो कि लैग्रेंज पॉइंट जिसे बोला जाता है सन अर्थ सिस्टम का, जो कि लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर इसको छोड़ा जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो लगभग 120 दिन का समय लगेगा इसको L1 पॉइंट पर पहुँचने के लिए। अब सबसे पहले आप इस इमेज के थ्रू एक चीज़ समझेंगे कि आखिर ये पॉइंट्स हैं क्या। देखिए दिस इज़ योर अर्थ, यहाँ से जो आपका आदित्य जाना है L1, इसको यहाँ पर ड्रॉप किया जाएगा जहाँ से ये पूरा का पूरा सन के बारे में स्टडी करेगा। अगर हम सन की बात करें तो इसके 5 मुख्य पॉइंट कहे जाते हैं सन को ऑब्जर्व करने के लिए, विच इज़ L1, L2, L3, L4 एंड L5।
चलिए, तो आदित्य L1 की बात करें तो इसे हालो ऑर्बिट में यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट L1 में इसको यहाँ से छोड़ा जाएगा, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। एडवांटेज यहाँ पर क्या होने वाला है L1 पॉइंट का, क्योंकि ये अलाउ करेगा कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन विदाउट इंटरप्शन बाय द एक्लिप्सिस, और इसी की वजह से आपको कोई भी डिस्टर्बेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके अंदर 7 पेलोड्स को यहाँ पर रखा गया है, जो कि डिफरेंट जो फोटोस्फेयर, क्रेमोस्फेयर या कोरोना जो लेयर होती हैं सन की, उनको यहाँ पर ये स्टडी करेगा। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल डिटेक्टर्स को भी लगाया गया है, और साथ ही मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स को भी लगाया गया है, जो सन से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजेस को और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी यहाँ पर करेंगे। जो 4 पेलोड हैं आदित्य L1 के, वो डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे सन को। इसके अलावा जो बचे हुए 3 पेलोड्स हैं, ये यहाँ पर इन सीटू स्टडी करेंगे, जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड्स और ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। इस मिशन का मुख्य एम अगर हम बात करें तो जो कोरोनल हीटिंग है, कोरोनल मास इजेक्शन है, प्री फ्लेयर है या सन फ्लेयर एक्टिविटीज़ हैं जो स्पेस वेदर के डायनामिक्स को इम्पैक्ट कर देती हैं, पार्टिकल फील्ड प्रोपगेशन, इन सभी की स्टडी करना है। इसी के अलावा अगर हम 7 पेलोड्स की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से हैं: विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेज टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य एंड एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। जिन 7 पेलोड्स के बारे में हमने बात करी वो कुछ इस तरीके से हैं। कुछ आपको रिमोट सेंसिंग पेलोड देखने मिलेंगे और कुछ आपको इन सीटू पेलोड देखने मिलेंगे। जैसे आपने बात करी, जो विजिबल एमिशन लाइट कोरोनोग्राफी है, इनका काम है सन की कोरोना इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी को यहाँ पर पता लगाना। इसी तरीके से अगर आप प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य की बात करेंगे तो ये सोलर विंड्स, पार्टिकल एनालाइजर, इलेक्ट्रॉन्स, हेवियर आयरॉन्स को भी डिटेक्ट करने का काम करेगा। सो दिस इज़ द इमेज विच यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ। या साथ ही आप हमारे डिस्कशन का अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट rawsacademy.in पर जा सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको हर दिन इस डिस्कशन का एक ब्रीफ एनालिसिस यहाँ पर PDF फॉर्म में मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं लैग्रेंज पॉइंट के बारे में। तो लैग्रेंज पॉइंट को L पॉइंट्स भी बोला जाता है। ये वो स्पेसिफिक लोकेशन होती है स्पेस में जहाँ से जो ग्रेविटेशन फोर्स हैं बाय 2 लार्जर बॉडी जैसे अर्थ या मून और अर्थ एंड सन, ये एक एनहांस्ड ग्रेविटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ये जो इफेक्ट्स होते हैं ये रीजन्स ऑफ ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम क्रिएट कर देते हैं, जहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं ऑफ 2 बॉडीज दे बैलेंस आउट और अलाउ कर देते हैं स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स जैसे सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट को एक इफेक्टिव होवर क्रिएट करने के लिए। देयर आर 5 लैग्रेंज पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे L1 to L5, जहाँ पर L1 इज बीइंग द पॉइंट बिटवीन द 2 लार्जर बॉडीज। ओके, सो इट इज़ ऑन द साइड ऑफ द स्मॉलर बॉडी फेसिंग द लार्जर वन। अगर हम L1 के ग्रेविटेशनल पुल की बात करें तो पुल ऑफ द 2 लार्जर बॉडीज़ यहाँ पर बैलेंस आउट कर देता है। ये एक आइडियल लोकेशन बन जाती है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का ब्लैक आउट या ब्लॉक नहीं होता बिकॉज ऑफ एनी एक्लिप्स। L2 की बात करें तो इट इज़ ऑन द अपोजिशन साइड ऑफ द स्मॉलर बॉडी। आपने देखा होगा अगर सपोज यहाँ अर्थ है तो L2 पॉइंट यहाँ पर क्रिएट होगा। ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। जो टेलीस्कोप है एट L2 दे कैन मेंटेन रिलेटिव स्टेबल ओरिएंटेशन, और यहाँ पर जो इंटरफेस है फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर या थर्मल रेडिएशन, इसको अवॉइड किया जा सकता है। L3 की बात करें तो ये एक लाइन होती है जो 2 लार्जर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है, लेकिन अपोजिट साइड ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी। इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये सबसे कम स्टेबल होता है, लेस फ्रीक्वेंट होता है फॉर द स्पेस मिशन। ओके, आप यहाँ पर दे सकते हैं दिस इज़ द L3 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें L4 और L5 के बारे में तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पॉइंट होते हैं बिटवीन 2 लार्जर बॉडीज़ एंड और एल्स द 1 लार्जर एंड द 1 स्मॉलर बॉडी। देखिए L4 और L5 आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पाथ ये क्रिएट कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, L4 और L5 की बात करें तो इन्हें ट्रोजन पॉइंट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये दे कैन एक्चुअली एक्यूमुलेट ऑब्जेक्ट ओवर द टाइम ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी।
बहुत सारे जो एस्ट्रॉयड है वो भी इस पोजीशन को यहाँ पर अर्थ और सन के सिस्टम में बैलेंस आउट कर देते हैं। तो ये है अर्थ का आदित्य L1 मिशन। आई होप आपको सारे के सारे आर्टिकल क्लियर हो चुके होंगे। बात करते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के बारे में। पहला सवाल है, व्हाट आर द पोटेंशियल एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज डू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन हिमालयन रीजन पोज फॉर द फ्रेजाइल इकोसिस्टम एंड लोकेशन कम्युनिटीज इन द एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई आर दे कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर एनी सिटीजन्स। आप अपने आंसर हमारी वेबसाइट raosacademy.in पर जाकर भी दे सकते हैं और इसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यू कैन जस्ट राइट योर आंसर ऑन योर नोटबुक और आप उसका एक फ़ोटो खींच कर यहाँ पर अपलोड कर देंगे। वी विल एग्जामाइन कि यहाँ पर किस तरीके से आंसर्स दिए जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।